वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम चालू करेंगे हमारा केमिस्ट्री सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने वो वाली हमारे फर्स्ट लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर दे सकते हैं। तो आज हम चालू करते हैं हमारा मेज़रमेंट ऑफ मैटर। अब कोई भी चीज़ है उसे मेज़रमेंट क्या होता है पहले ये समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ मेज़रमेंट, जिसे सिंपल भाषा में हमारे हिंदी में मापना बोलते हैं, लेकिन हमारा जो कुछ साइंस है इसमें क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग विथ रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इज कॉल्ड यूनिट। यानी जैसे मेरा वज़न है 60 किलो, जो 60 को बता रहा है किस क्वांटिटी में बता रहा है, केजी में। केजी में उसे बता रहा है कि हाँ 60 किलो है, कि 60 ग्राम है, कि 60 मिलीमीटर, जो भी है। यानी किसी भी चीज़ को बताने के लिए हमारा यूनिट यूज़ किया जाता है और जो कि हर जगह माना जाता है। एक हमारा है ऐसा यूनिट, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उसे ही हम यूनिट बोलते हैं। अगर आप लोग ने फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर देखा होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो हमारा जो डायग्राम दिया हुआ है, हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ स्फीयर एंड लुमिनस इंटेंसिटी, जो भी है। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट है जिनसे हम अगर किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। हमारे लेंथ के लिए मीटर को सिंबल किससे करते हैं, ऐसा यूनिट में एम से। ये सब सिंबल्स है इसके। केजी, किलोग्राम का केजी में, सेकेंड का एस में, एम्पियर का ए में, केल्विन का के में और मोल का मोल में। तो ये सब हमारे हैं फंडामेंटल यूनिट्स। कहने का मतलब है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर इसे माना जाए कि हाँ अगर हमारा केजी कैसा है अपने इंडिया में भी चलता है, और ये चीज़ केजी हमारा फॉरेन में नहीं चल सकता, वहाँ पर हमें पाउंड बोलना पड़ता है क्योंकि फॉरेन के लोग पाउंड इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, मास और वेट की। तो सबसे पहले हम जानेंगे मास क्या है। वी नो डैट मैटर हैज़ अ मास। हमारे हर एक मैटर की कुछ न कुछ मास रहती है। अगर हम बात करें तो द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, यानी जो भी मैटर है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो हमारा मास है। और हमारा मास और वेट में डिफरेंट क्या है, अगर आप लोगों ने 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तो हमारा 2 डेफिनेशन था। जो ऐसा यूनिट होती है मास की, केजी होती है। मास और हमारा हर जगह सेम रहता है, या फिर आप अर्थ पे रहो या फिर किसी अनदर प्लैनेट पे रहो, हर जगह की मास हमारी सेम रहती है। तो वेट क्या है, द मास ऑफ अ बॉडी इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स वेट। जब मास और बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी तब उसे हम वेट बोलते हैं। और जो हमारा वेट रहता है वो ग्रेविटी के ऊपर हमारा वेट बताया जाता है। अगर हमारा मास है प्लस ग्रेविटेशन हमारे पर कितना लग रहा है, उसी प्रकार से अगर हमारा मून पे जो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर भी डिपेंड हमारा बॉडी रहता है। तो बॉडी पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना ही हमारा वेट बताया जाएगा कैलकुलेट करके। अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ क्या है, हमारे केमिस्ट्री में लेंथ किस लिए यूज़ किया जाता है, उसमें से हमारे 3 हैं। द एटॉमिक रेडियस नापने के लिए, बॉन्ड लेंथ नापने के लिए और वेव लेंथ नापने के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये 4 चीज़ें नापने के लिए हमारा लेंथ यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तो हमारा लाइट होता है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। These quantities are very small. Their fractional units of the SI unit of length are used for example नैनोमीटर। जैसे हमारा एक नैनोमीटर है तो बहुत एकदम छोटी मिनिमम जो क्वांटिटी रहती है उसे पिकोमीटर बोलते हैं। बहुत छोटी क्वांटिटी रहती है। यहाँ पे हमारा जैसा 1 nm दिया है, यानी 1 नैनोमीटर, तो फिर 10⁴ या फिर 1 पिकोमीटर बोला जाता है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या है,
इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके थ्री साइड डायमेंशनल पार्ट में जो रहता है वो उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन ए शेप। और ये जो वॉल्यूम है इसका कोई शेप नहीं होता, शेप प्रकार। फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम लिक्विड एंड गैसेस अ कॉमन यूनिट। हमारे वॉल्यूम को नापने के लिए हम एक कॉमन यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे हमारा हो गया लीटर, लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, ये सब चीज़ें। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। यू कैन से डेट जो कि हमारा डेंसिटी है सब्सटेंस का वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है। इट डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी बाय मेजरिंग बोथ द मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ सेंसर डेंसिटी। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी, यानी ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। यू कैन से डेट मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब, और इसे केजी मीटर इन्वर्स -3 ऐसा बोला जाता है। सीजीएस यूनिट होता है जी अपॉन ml, ग्राम अपॉन मिलीलीटर। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है तापमान, सिंपल भाषा में। तो टेम्परेचर इज़ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट। अगर हमें बुखार रहता है तो हमारा जो डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो हमारा वो टेम्परेचर बताया जाता है, और टेम्परेचर कितने टाइप में हो सकता है, जैसे उसे नापने के लिए हमारा ग्रेजुएट सिलेंडर, पिपलेट और ब्यूरेट और फ्लास्क भी यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा बॉडी का कोल्डनेस, कितना गर्म है कितना ठंडा है, और ये किस में नापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में या फिर डिग्री केल्विन में। तो हमारा जो बुखार या फिर बुखार रहेगा, फीवर रहेगा, जो भी रहेगा हमारा, वो हमारा फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। तो टेम्परेचर क्या बताता है, कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ बॉडी। अगर हम बात करें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, तो द एलिमेंट combined with each other and form compound. This process is governed by few basic laws discovered before the knowledge of molecular formula. तो जो एलिमेंट्स कंबाइन होता है एक दूसरे के साथ तो एक कंपाउंड फॉर्म करता है। ये जो प्रोसेस है इसे हमारे 5 लॉज दिए गए हैं, जैसा फर्स्ट हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एक साइंटिस्ट है एंटोने लेवोजियर, इनका जन्म हुआ 1743 में और डेथ हुआ 1794 में। अ फ्रेंच साइंटिस्ट इज ऑफ्टन रिफर्ड टू हैज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, और ये जो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर बोले जाते हैं। ही इज़ केयरफुली परफॉर्म मैनी कंबशन एक्सपेरिमेंट्स नेमली बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस एंड मर्क्यूरी। इन्होंने तो फॉस्फोरस और मर्क्यूरी पे इनका लॉ लगाया जाता है, बहुत इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और बहुत सारे एयर में जो हमारे प्रेजेंट है उनके भी। बोथ रिजल्ट इज़ एन इंक्रीज इन वेट, और इन्होंने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया ना कि इनका बहुत सारा रिजल्ट है जो कि वेट की फॉर्म में निकला गया। हमारा कैसा कैसा हो गया, हमारा लेंथ में निकल रहा था, मीटर में निकल रहा था, वॉल्यूम में निकल रहा था, लेकिन इनका हमारा हर चीज़ वेट में निकल रहा था। आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट वेट गेन बाय फॉस्फोरस वॉज। इन्होंने फॉस्फोरस में भी वेट इतना एक्सपेरिमेंट कर लिया था कि फॉस्फोरस और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हैं उनमें इन्होंने वेट का फॉर्मेशन किया। अगर वो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते तो उनका जो रिज़ल्ट है वो वेट की फॉर्म में आता। तो ये जो साइंटिस्ट है एंटो फ्रेनियन, इन्होंने क्या बोला कि मास जो है ना ही उसे हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनका ये सिंपल सा फंडा था कि मास कैनॉट बी नाइदर एंड कैनॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ फोरफोस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स और 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। इन्होंने एक सैंपल लिया क्यूप्रिक कार्बोनेट का। क्यूप्रिक कार्बोनेट एक कंपाउंड है। वन ऑफ द सैंपल वॉज नेचुरल इन ओरिजिन और अदर सिंथेटिक वन। अब कोई भी चीज़ है, यानी एग्जांपल एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारा दूध, मतलब एक कंटेनर भर के दूध है। अब पूरे दूध को तो नापते बैठोगे नहीं, इसलिए उसका एक सैंपल लेके आप टेस्ट करोगे कि हाँ इसमें मिलावटी है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें केमिकल रिएक्शन से हमें पता चल सकते हैं। अगर इसका केमिकल
कॉम्पोजिशन कितना प्रेजेंट है कितना नहीं प्रेजेंट है, एवरीथिंग वी कैन फाइंड लाइक दैट। तो इन्होंने क्या बोला, इनका जो लॉ था, इन्होंने बताया कि जितना ही हमारा कॉपर और ऑक्सीजन और कार्बन का कोई भी जो इनका परसेंटेज रहेगा कहीं भी अगर इसका यूज़ होता है तो उसका परसेंटेज चेंज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी चेंज दिस परसेंटेज। यानी बोलने की बात है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, यानी वेट के तौर पर जितना भी कंपाउंड कंटेन करेगा एग्जैक्टली उसकी वैल्यू रहेगी। अगर उन्होंने कोई केमिकल रिएक्शन किया उसकी वैल्यू कोई और निकल जाए, यानी जैसा नेचुरल सैंपल हो गया हमारा, फिर सिंथेटिक सैंपल, नेचुरल सैंपल हमारा प्रकृति की, जो कि प्रकृति के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो की जाती हैं और उनमें भी केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं कि हाँ इस नेचुरल प्रोडक्ट में कितने चीज़ें मिक्सर है कि नहीं है, ऐसी चीज़ें प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है। तो जो भी गिवन कंपाउंड दिया रहेगा वो हमेशा एक एग्जैक्टली कंटेंट करेगा, उनका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो सेम रहेगा वेट के तौर पर एलिमेंट का, किसका, एलिमेंट का। यही बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। अगर हम बात करें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की तो क्या बोलता है, व्हेन टू एलिमेंट्स ए और बी, यानी दो एलिमेंट्स ए और बी मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट मिल के एक कंपाउंड बनाएंगे, द मासेस ऑफ एलिमेंट बी डेट कंप्लीट विथ अ गिवन मास ए ऑलवेज इन रेशियो स्मॉल वोल नंबर। हमारा एक सैंपल दिया हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे हमें मालूम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के हमारा वाटर बनता है। तो ये क्या हुआ, हम लोग ने H2O के बारे में सुना है, लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, तो ये डिपेंड करता है हमारा अमाउंट कितना है। अब जैसे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 16 है, तो ये मिल के 18 हुए, यानी जो वाटर का हमारा निकला वॉल्यूम वो 18 ग्राम निकला बराबर। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का तो सेम रहा वॉल्यूम, लेकिन ऑक्सीजन का वॉल्यूम डबल कर दिए। तो अगर किसी भी क्वांटिटी की मात्रा डबल की जाती है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। जैसे ये जैसा बता रहा है कि दो एलिमेंट का अगर एक एलिमेंट का अमाउंट डबल कर दिया जाए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर इसकी जगह ऐसे एक हाइड्रोजन फिर हमारा हो गया कैल्शियम पेरोक्साइड भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो कि चेंज किए जा सकते हैं। जैसे हमारा दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हमारा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन होकर हमारा क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी उसकी अमाउंट देखिए, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, दोनों का मिला कितना, इतना हो 30 हो गया, तो हमारे ये नाइट्रो ऑक्साइड हो गया। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन का अमाउंट सेम रखे लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट जो है डबल कर दिए, यानी वेट डबल, ऑक्सीजन डबल, एवरीथिंग डबल, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। जैसे वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर कहने का मतलब है अगर दूसरे प्रोडक्ट का मास डबल कर दिया जाए तो उसका एक अलग ही रिजल्ट निकल के आता है। ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका डेफिनेशन सिंपल भाषा में दिया हुआ है, यू कैन राइट दिस एंड यू कैन से दैट। अगर हम बात करें एक और साइंटिस्ट की, तो इसमें जो केमिस्ट्री हमारा है इसमें साइंटिस्ट, थेरीज, फार्मूलास, ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें रहते हैं जो हमें दोबारा पढ़ने को मिलते हैं और इसे आगे जाके एक हाई लेवल की केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। तो इसमें थेरीज तो कंफर्म आना ही वाला है, एवरीथिंग थेरीज तो इतनी रहेंगे ना, आप पढ़ पढ़ के परेशान हो जाओगे। तो ये हमारा जो एक और साइंटिस्ट है गे लुसेक थे, उन्होंने भी एक लॉ बनाया था, कौन सा लॉ, गैनियस वॉल्यूम। तो इनका जो लॉ था वो क्या बोलता था, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन, जब गैस कंबाइन होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं केमिकल रिएक्शन, तो दे डू शो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, तो एक सिंपल रेशियो में वॉल्यूम के फॉर्म में आता है और प्रोवाइड करते हैं ऑल गैसेस को एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर। यानी जब केमिकल रिएक्शन होगा, कंबाइन होगा और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो उनका जो टेम्परेचर रहेगा और प्रेशर रहेगा ये दोनों ही सेम रहेगा। जैसे हाइड्रोजन हमारा कितना है 100 ml, ऑक्सीजन कितना है 50 ml, तो ये जो हमारा वाटर बन गया तो वाटर हमारा कितना निकला 100 ml, यानी इसका भी 2 वॉल्यूम, इसका ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम,
क्योंकि हाइड्रोजन का ज़्यादा है, यानी मोर देन। ये दोनों रिएक्शन हुआ ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो वाटर बना। तो वाटर का भी जितना हाइड्रोजन करेगा उतना भी उसका ही नहीं आएगा, 100 ml वाटर भी निकला। यही इनका लॉ बोलता है। इनका जो भी फॉर्म रहेगा वो रेशियो के फॉर्म में आएगा। जैसे द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन विच कम्बाइंड टुगेदर, हाइड्रोजन और ऑक्साइड दोनों साथ एक साथ कम्बाइन हुआ, और 100 ml में हमारा हाइड्रोजन था और 50 ml में हमारा ऑक्सीजन। तो प्रोड्यूस टू वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर, वाटर के फॉर्म में हमारा ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन हमारा वेपर के फॉर्म में रहता है ना, वेपर फ्रॉग बोलो जो भी बोलो। तो विच अमाउंट्स टू 100 ml, जिसका भी ज़्यादा अमाउंट रहेगा उतना ही उसका जब रिएक्टेंट होके आएगा, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट का भी उतना ही अमाउंट रहेगा। हाइड्रोजन का हमारा 100 था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है ना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ नहीं। ऐसे कि जिसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा उसका जो प्रोडक्ट रहेगा या फिर रिएक्टेंट रहेगा उसका अमाउंट सेम आएगा। प्रेशर भी हमारा सेम ही बताया जाएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कंटिन्यू स्टडी बिकॉज यू आर 11th स्टैंडर्ड, टू यू मेक हैबिट फॉर टाइमिंग कैलकुलेशन। अगर जिस दिन आप अपने टाइम की वैल्यू समझ गए उस दिन आप सक्सेस की तैयारी पे मोड पे चढ़ गए। तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और इसके आगे का टॉपिक हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वेट कीजिए, कल आ जाएगा इसका नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।